नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। खबरें खबरों से ही टकरा रही हैं। सोशल मीडिया जो भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका साबित हो रहा था, वो अफवाहों का बाजार बन चुका है। दिक्कत यह है कि इस बाजार के खरीदार भी बहुत हैं। अभी तक चैनल या अखबार खबर का दावा करते थे या खबर का दावा करके लोगों को यकीन नहीं दिला पा रहे थे, और सोशल मीडिया का अफवाह बिना दावे के स्वीकार किया जा रहा है। ये विश्वास बनाम विश्वास की लड़ाई है, जिसके केंद्र में सिर्फ आप हैं। सूचना के किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपको तय करना है। इसलिए जिम्मेवारी आपकी भी आज बड़ी है। भूकंप के बारे में अफवाह इस बात को साबित करता है कि गलत खबरों का प्रवाह या प्रभाव क्या हो सकता है। पहले अखबार बेईमानों की नींद उड़ा देते थे, अब अपराधी लोगों को जगाने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल अफवाह सरकार की घोषणाओं की तरह ही आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए यकीन करने से पहले सावधान रहे। तो सबसे पहले आप सभी से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। भूकंप की भविष्यवाणी वाले मैसेजेस जो आपके फोन पर आ रहे हैं, उनसे सावधान रहें। सबसे अहम बात यह है कि आप कृपया उन मैसेजेस को लोगों को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपके चाहने वालों को, परिवार के सदस्य को आप सावधान कर रहे हैं, पर हकीकत यह है कि आप खुद उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे होते हैं। दरअसल अनजाने में आप साइबर क्राइम की दुनिया के लोगों के हाथों का मोहरा बन रहे हैं। देखिए, दुनिया बदल रही है। तकनीकी दुनिया के किसी भी कोने से आप तक जानकारी पहुंचा सकती है और आपसे जानकारी दूसरे कोने में भी पहुंचा सकती है। तो दुनिया में किसी भी किस्म का अफवाह भी फैला सकती है। एक जमाने में लोग कहते थे कि आंखों देखी और कानों सुनी ही सच माने, पर अब जो जमाना हमारे आपके बीच है वो बदल चुका है। अब आंखों देखी और कानों सुने भी झूठ हो सकते हैं, और तस्वीरें तो बिल्कुल भी बदली जा सकती हैं, आवाजें भी बनाई जा सकती हैं। नेपाल में भूकंप के बाद उत्तर भारत में भी असर देखा गया, और कुछ ही घंटों में लोग एक दूसरे को संदेश भेजने लगे कि समस्या बड़ी है। तो ये जो भविष्य वक्ता हैं जो आपको संदेश भेज रहे हैं, ये सामने से दिखने वालों का एडवांस्ड रूप है। ये वो लोग हैं जिनके होर्डिंग्स शहर में नहीं है, जिनके गर्दन में मालाएं आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूचना आप तक पहुंचा देंगे, आपके मन पर प्रभाव भी डाल देंगे। इसलिए आज सरकार की सारी तैयारी और इन सारी अफवाहों का करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए में सबसे पहले बात उस त्रासदी की जिसकी चपेट में नेपाल है, और साथ ही बिहार की स्थिति का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार ने एक अच्छी पहल की और फिर उसे इस तरह ठंडे बस्ते में डाला गया कि खतरा लोगों पर लगातार बना हुआ है। नेपाल का दर्द पूरा विश्व महसूस कर रहा है। नेपाल की तरफ मदद का हाथ सबसे पहले भारत ने बढ़ाया, और भी देश हैं जिन्होंने पहल की है, पर भारत सबसे आगे है। नेपाल में अब तक 66 झटके आए और 3500 से ज्यादा की मौत हो गई। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, संख्या और भी अधिक हो सकती है। कई जगहों पर सड़क टूटने की वजह से राहत पहुंचने में देरी हो रही है, ये रिपोर्ट भी आ रही है। अब सवाल नेपाल के बाद बिहार को लेकर उठ रहे हैं कि क्या समस्या यहां है। बिहार में भूकंप की संभावना बनी रहती है। सवाल है कि क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। बिहार की हकीकत यह है कि हमारे यहां कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, यहां तक कि कोई निरीक्षण केंद्र भी हमारे राज्य में नहीं है, वो भी तब जब घटनाएं पहले से ही होती रही हैं। ये पहला झटका नहीं है जो बिहार महसूस कर रहा है। अगर कोई घोषणा हुई भी तो बस मामला घोषणा तक ही रह गया रिसर्च सेंटर के बारे में। जैसे आपको बताना चाहेंगे, कुछ साल पहले नीतीश कुमार साहब ने घोषणा की थी कि पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी, ताकि इसका अध्ययन हो सके और इलाकों में जहां यह समस्या आए वहां के लोगों को इस विषय में जानकारी भी मिल सके। यह भी घोषणा हुई कि 10 जगहों पर रिसर्च सेंटर बनाएंगे। मोतिहारी, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मुंगेर और पूर्णिया में टेलीमेट्री स्टेशन बनेंगे, इसकी घोषणा हुई। और पटना साइंस कॉलेज में आधुनिक रिसर्च सेंटर बनेगा, यह भी कहा गया। ये सभी स्टेशन कंपन को रिकॉर्ड करते और फिर सीधे सैटेलाइट के जरिए पटना तक जानकारी भेजते। 24 घंटे में यह जानकारी मिलती और यहां के अधिकारी लगातार इस पर नजर रखते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग हुई भूकंप के संदर्भ में। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ ये बातें ही हुई। सवाल पैसों का आया तो राज्य सरकार ने 12 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी, यानी फंड के लिए 12 करोड़ सैंक्शन हो गए। फंड सैंक्शन होने के बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। लोगों को लगे चलिए अब कुछ होगा। यहां तक कि कई जगहों पर देखिए काम भी शुरू हुआ, पर कुछ कारणों से यह काम बंद हो गया। अब ये कौन से कारण हैं, यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। यहां यह तो कहा जा सकता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मुद्दे को लिया नहीं। सरकार का काम केवल फंड देकर बैठ जाना नहीं है। पश्चिम चंपारण के बारे में पता चला कि वहां एक केंद्र है, तो फिर खबर यह भी आई कि वो केंद्र काम नहीं कर रहा है।
सवाल है कि इतने गंभीर विषय पर सरकार मौन कैसे रह सकती, या कम से कम उसकी प्रायोरिटी में ये विषय क्यों नहीं है, और अगर प्लानिंग हुई तो इसे सरकार की प्राथमिकता सूची में कायम क्यों नहीं रखा गया। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार लोगों की जान नहीं बचाना चाहती होगी, ऑब्वियसली है कि कोई भी सरकार लोगों की जान बचाना चाहेगी, जनता मरी ये सरकार चाहेगी नहीं, लेकिन जिम्मेवारी किसी की तो होगी मान लीजिए। और सवाल ये भी है कि अगर पैसा होने के बावजूद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भुला दिया जाए तो फिर सिस्टम पर तो सवाल उठेंगे। अब बात करते हैं आगे की स्थिति की। नेपाल में जो त्रासदी हुई उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भूकंप के झटके आने वाले दिनों में और भी लग सकते हैं, और मामला केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उत्तर भारत में भी झटके महसूस होंगे। भूगर्भीय विशेषज्ञों ने आशंका ये जाहिर की है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में जो तबाही हुई उसकी वजह यह थी कि तीव्रता बहुत ज्यादा थी। भूकंप के बाद आसपास के इलाकों में जो झटके महसूस होते हैं उन्हें आफ्टर शॉक्स कहते हैं। इन्हीं आफ्टर शॉक्स के बारे में आप दिन भर चर्चा सुन रहे थे। तो ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। हालांकि कुदरत के आगे बहुत सारे रिपोर्ट भी धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स कई बार कम होते हैं, कम तीव्रता की भी होती है। मान्यता यह भी है कि आफ्टर शॉक्स बहुत हद तक विनाशकारी नहीं भी होते हैं। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स आगे भी देखने को मिल सकता है, यानी खतरा बहुत नहीं है पर झटके लग सकते हैं। केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में आफ्टर शॉक्स लगेंगे। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स एक सामान्य बात है, ऐसा होता है, और सबसे अहम बात है सावधान रहना, क्योंकि भगवान के आगे आप कोई भी रिसर्च को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हुए देख नहीं सकते हैं। शनिवार को जो भूकंप आया उसकी तीव्रता थी 7.9, और उसके बाद रविवार को जो आपने झटके महसूस किए, रविवार को जो भूकंप आया उसकी तीव्रता शनिवार से कम थी, ये 6.9 के आसपास। इसलिए इन आफ्टर शॉक्स की वजह से नुकसान थोड़ा कम हुआ। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि धरती के अंदर जो हलचल हुई उसकी वजह से ये झटके लगते हैं। अब एक सवाल सबके ज़हन में है कि क्या ये जो आफ्टर शॉक्स हैं इसके विषय में कोई सूचना पहले से मिल सकती है? इसका जवाब है नहीं, इनका भी अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। एक और अहम बात बताना जरूरी है, भूकंप के हल्के झटकों के बारे में तो हमने बात की है, पर यह भी कहा जाता है कि बड़े झटकों के पहले भी हल्के झटके आते हैं, यानी बिल्कुल उन्हीं तरीके के आफ्टर शॉक्स की चर्चा हम कर रहे हैं। और नेपाल के बाद बिहार में जिन्हें आपने महसूस किया वो भी आफ्टर शॉक्स ही थे, इसलिए हर हल्के झटके को कहीं के भूकंप से जोड़कर निश्चिंत नहीं बैठा जा सकता है। विशेषज्ञ भी ये मानते हैं, इसका अनुमान पहले नहीं लगा सकते हैं आप, इसलिए सावधान रहना ही आपके पास एकमात्र उपाय है। इसी संबंध में देखिए अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल में आए भूकंप के बाद इस सप्ताह 3 से 14 बार आफ्टर शॉक्स लग सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आना एक सामान्य बात है। इसलिए यह ना कहें कि कोई आपको डराने के लिए रिपोर्ट्स दे रहा है। हालांकि यह भी कहा गया है कि इन झटकों की तीव्रता बहुत कम होगी, इसलिए आप पैनिक ना हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 6 की तीव्रता वाले झटके आए इसकी संभावना ज्यादा है। इसके अलावा 7 की तीव्रता वाले झटके भी हो सकते हैं, पर इसकी संभावना, इसके चांसेस बेहद कम है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार को या उत्तर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, इसकी एक खास वजह है। दरअसल 1950 में चीन और अरुणाचल में भूकंप आया था। उस समय इससे भारी तबाही हुई थी, करीब 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1950 में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 8.2 थी। सबसे अहम बात यह थी कि विशेषज्ञ भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि भूकंप के बाद भी सिलसिला नहीं थमा। जैसा आप आज बिहार में महसूस कर रहे हैं, सेम वही स्थिति 1950 में थी, यानी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला नहीं रुका। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई 1-2 दिन या 1 सप्ताह नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक लोग झटके महसूस करते रहे। इसलिए समस्या की संभावना जताई जा रही है कि नेपाल में जो चीज हुई वो बिहार में कंटिन्यू कर सकती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि नेपाल भी उसी क्षेत्र में आता है और नेपाल के आसपास हम रहते हैं, तो हमारे लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक और बात की चर्चा जरूरी है, हमारे देश में जहां भी भूकंप आता है उन्हें 4 जोन में बांटा गया है। ये भूकंप की तीव्रता के आधार पर बनाया गया है कि कहां ज्यादा कहां कम आते हैं। तो ये जो कैटेगरी 5 है, जो इलाके उसमें आते हैं उसमें खतरा ज्यादा होता है, यानी जो इलाकों को कैटेगरी 5 में रखा गया है उनके लिए खतरा ज्यादा। कैटेगरी 5 में होने का मतलब है कि उन इलाकों में भूकंप की तीव्रता 9 या उससे अधिक होगी। अब जरा सोचिए आप कि नेपाल में तीव्रता 7.9 से यह हाल हुई है, तो 9 से क्या होगा। जो इलाके हमारे देश में कैटेगरी 5 में है, यानी जहां खतरा ज्यादा है, वो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य यानी उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है इसमें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कच्छ है और सबसे अहम उत्तरी बिहार भी है, जहां नेपाल के बाद लोग झटके महसूस कर रहे हैं।
अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की क्या स्थिति है। दक्षिण बिहार कैटेगरी 3 में आता है, लेकिन 3 का मतलब यह है कि यहां 7 की तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। बिहार के अलावा कैटेगरी 3 में केरल है, गोवा है, यूपी है, गुजरात है, बंगाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पूरे राज्य में इसकी संभावना होती है। ऐसे में अगर कोई सेंटर नहीं बना तो इसे आप क्या कहेंगे? यह वाकई सरकार की संजीदगी पर सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में भूकंप आने के बाद लोगों को कई मैसेजेस आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे, जिसमें भूकंप के बारे में चेतावनी दी जा रही है। ये सब पूरी तरह से अफवाह हैं। इसके बारे में आपको सच भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि लोगों ने कहा क्या है इसके बारे में। भारत और नेपाल इस वक्त भूकंप के डर से लोग यहाँ के सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से बात की जाए तो लगातार यहाँ पर रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सोशल साइट्स की बात करें तो सोशल साइट्स पे कुछ लोग इनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत अफवाह फैला रहे हैं। सीधे बात करते हैं इन लोगों से। र्यूमर्स का दौर भी बढ़ चुका है। एक्चुअली जो जियोग्राफिकल डिसऑर्डर है ये र्यूमर्स से बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हमें इन पर ध्यान नहीं देना है। देखिए प्रॉब्लम है, हमने जो भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है उसके आधार पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो र्यूमर्स का दौर भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से भूकंप का फ्रिक्वेंसी बढ़ा हुआ है उसी तरीके से र्यूमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कौन कौन से र्यूमर्स आपके पास आए, क्या सोचा आपने, फिर क्या हुआ? इसमें क्या है ना कि सोशल मीडिया का कुछ नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो किस तरह के र्यूमर्स तुम्हारे जो भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उस पर आए? हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन कल ऐसा था कि चांद उल्टा है और इससे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। भूकंप 13.2 से ऊपर के रिक्टर स्केल पे जाएगा, पटना तबाह हो जाएगा और रात भर भूकंप आएगा, 15 दिन तक लगातार भूकंप आएगा। ऐसे र्यूमर्स तो फैल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको लेकर तुम्हारा रिएक्शन अगर? हाँ, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे र्यूमर्स को अगर आपके पास आता है तो कृपया इसको आगे फॉरवर्ड ना करें। तुम्हें उस समय तुमने क्या फील किया? हाँ, डर तो लगता है जब ऐसे 1-2 नहीं ज़्यादा मैसेज आने लगते सबके तरफ से, तो लगता है कि ये र्यूमर्स नहीं सच्चाई है, लेकिन ये सब र्यूमर्स ही है। किस तरह के र्यूमर्स आए थे आपके पास? नहीं, हमें तो बहुत डर लग रहा था कि जैसे शाम में 6 बजे आने वाला है, रात को 9 बजे आने वाला है, और हम लोग 9 बजे के पहले खाना वाना बना के नीचे पैक करके आ गए थे कि नीचे ही रहेंगे, नीचे से भागने में आसान होगा, फील्ड में जाने में आसान होगा। और डर बहुत लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इस पूरे अफवाह का सच क्या है, और साथ ही ये कितनी बड़ी चुनौती हमारे आपके लिए है, और क्या दूसरे देशों ने इसे कुछ सबक लिया था? इन सारी चीजों का करेंगे डीएनए टेस्ट इस बहुत छोटे से विराम के बाद। नेपाल में भूकंप आने के बाद सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। संदेश पल भर में दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं, और आजकल देखिए, आजकल इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। सोशल साइट्स के जरिए अफवाह फैलाए जाने लगे, और अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। और जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें बाकायदा जिक्र भी हो रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि नासा ने कहा है कि खतरा टला नहीं है, तबाही पूरी तरफ से दिख सकती है। तो एक बात सबसे पहले आप सभी दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दें, मौसम विभाग ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो बातें आप तक व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए आ रही हैं उनका कोई आधार नहीं है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मौसम विभाग का मानना है कि एक बार अगर भूकंप आया, यानी बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आया, तो फिर उसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप नहीं आ सकता। थोड़ा रुकेंगे, अपनी टीम से आग्रह है। स्थिति यह है कि अगर नेपाल में 7.9 की तीव्रता वाली भूकंप आई है और आपके पास अगर संदेश आ रहे हैं कि 9 या 10 दशमलव या 11 वाली तीव्रता वाली भूकंप आएगी, तो ये पूरी तरह से अफवाह है, इस पर ध्यान दें। हाँ, ये सच्चाई है कि छोटे झटके आ सकते हैं, पर जो पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़े झटके की बात कही जा रही है वो बिल्कुल अफवाह है, इसलिए अफवाह से बचें। आइए अब आपको बताते हैं कि अफवाह से हाल के दिनों में क्या हुआ। सूचना क्रांति के जमाने में समस्या भी बड़ी है। पलक झपकते देखिए संदेश दुनिया के किसी भी छोर पर पहुंच जा रही है। गांव-गांव में लोग मोबाइल और नेट से परिचित हो रहे हैं,
और नतीजा यह है कि बुरी खबर बनाकर अफवाह फैलाई जा रही और इसकी चपेट में पूरी दुनिया भी है। अमेरिका के जाने माने बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स के विषय में एक अफवाह फैलाई गई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और गंभीर हालत में स्टीव जॉब्स अस्पताल में भर्ती। उनके बीमार होने की खबर से उनकी कंपनी के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गए, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ और ये सब एक 19 साल के लड़के की वजह से हुआ जिसने एक साइट पर लिख दिया कि स्टीव जॉब्स की तबीयत खराब है और उनकी जान कभी भी जा सकती है। इसके बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। शेयरधारक ये मानते थे कि कंपनी जॉब्स की वजह से ही अच्छी चलती है और फिर एक अफवाह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अहम बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया का प्रभाव सिर्फ बड़े कारोबारियों तक ही नहीं है बल्कि छोटे छोटे किसानों के लिए कैसी समस्या आ रही है यह भी हम आपको समझाते हैं। चीन में एक इसी तरीके की समस्या है। चीन में इसी तरह इंटरनेट के माध्यम से फैले अफवाह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हुआ यह कि किसी ने एक मैसेज कर दिया, केला खाने से सांस की तकलीफ हो सकती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी अफवाह फैला दी गई। कुछ ही पल में संदेश चीन में चारों तरफ फैल गया कि केलों की खरीदारी पूरी तरह से ठप कर दी जाए क्योंकि इससे बीमारी हो जाती है। दुकानदारों को तो नुकसान हुआ ही। देखिए, सड़क किनारे जो किसान केला बेचते हैं वो भी बेबस नजर आए। विश्वास बहाल करने में सरकार के पसीने छूट गए कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये समस्या देखिए तब और बड़ी हो जाती है जब चीन या भारत जैसे देशों का मामला हो, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत है, समस्या लोगों तक पल भर में पहुंच जाती है। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि अफवाहों की वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ। 2014 में इंटरनेट के माध्यम से कुछ फेक यानी नकली तस्वीरें फैलाई जा रही थी हमारे देश में। असम में जो हिंसा हुई थी उसके विषय में कहा जा रहा था कि एक समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है। असम में बोडो उग्रवादियों ने आदिवासियों को निशाना बनाया था, पर अफवाह ये फैलाई जा रही थी कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच लड़ाई हो रही है और फिर पूरी दुनिया से अपील की जा रही थी कि धर्म की इस लड़ाई में उनका साथ दें। ये बाकायदा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा था। अधिकारियों के होश उड़ गए थे। बाद में इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों को जानकारी दी गई कि जो तस्वीरें असम की बताई जा रही हैं वो भारत की थी ही नहीं और जिनकी लाशें दिखाई जा रही थी वो भूकंप में मारे गए लोग थे। इनका उग्रवादियों के हमले से कोई लेना देना नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और अफवाहें कितनी तेजी से फैलते हैं। अब आइए बात करते हैं और भी ऐसे अफवाहों की जिनसे भारी नुकसान हुआ। सबसे अहम बात यह है कि ये नेट के माध्यम से तो नहीं हुए, पर बताने के लिए काफी है कि आगे चलकर हमारे और आपके सामने या भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो याद कीजिए, केरल के सबरीमला में अफवाह की वजह से 106 लोग मारे गए थे, 100 लोग घायल हुए। 2013 की बात करें तो कुंभ के दौरान 36 लोग मारे गए, 39 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अफवाह की वजह से 115 लोगों की जान गई 2013 में। और 2014 में इसी बिहार में गांधी मैदान में अफवाह के बाद जो भगदड़ मची उसमें 32 लोगों की जान गई थी। इन घटनाओं से पूरी तरह पता चलता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो अफवाह फैलाने में माहिर हैं और ऐसे में जब उनके पास सोशल मीडिया का हथियार है तो चुनौती बड़ी है। ऐसी ही चुनौती थी चीन के सामने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन भी भारी आबादी वाला देश है। तो चीन में 2014 में एक अभियान की शुरुआत हुई, क्लीन द वेब, जिसका मकसद था ऐसे असामाजिक तत्वों को इंटरनेट से दूर रखना या उन पर लगाम लगाना। चीन को सफलता मिली भी, फिर भी जंग लगातार जारी है। इसी तरीके से देखिए, यूएई में भी कड़े कानून बनाए गए हैं। पैसों के अलावा और भी सजा का प्रावधान है जो ऐसे अफवाह फैलाते हैं और यही इसकी जरूरत देखिए हमारे देश में भी है, क्योंकि भारत नया केंद्र बन रहा है। दरअसल भारत की बढ़ती आबादी के साथ भगदड़ से बचने का तरीका भी ढूंढना जरूरी है। और बात जो बिहार की आती है तो समस्या और भी बड़ी, क्योंकि लोग नए नए इंटरनेट के आदी हो रहे हैं, या झारखंड में भी। एक अहम बात बताना भूल गया था कि आप तक जो अफवाह पहुंच रहे हैं वो सिर्फ एक संदेश के माध्यम से नहीं, बल्कि कई वीडियो भी लोगों को भेजे जा रहे हैं जिसमें तालाब और नदी को दिखाया जा रहा है, सड़कों पर दरार पड़ते हुए भी दिखाए जा रहे हैं। तो बस इन्हें देखकर आप पैनिक ना हो, सूझबूझ से काम लें और पिछले उदाहरण को देखते हुए, और पटना क्योंकि गवाह भी रहा है अफवाह का, तबाही का, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे किसी भी मैसेज के मिलने पर परेशान ना हो और अफवाह तो बिल्कुल ना फैलाएं। एक बहुत ही छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। एक तरफ अफवाह की तस्वीर आप देख रहे थे तो दूसरी तरफ देखिए विश्वास भी है। लोग ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी ही नहीं बल्कि सबकी सलामती के लिए।
पटना की तस्वीर भी देखिए जहां श्रद्धालु ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए। भूकंप के कारण जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान इस संकट से लोगों को उबारे, इसको लेकर के मंदिरों में जो दुआओं का जो दौर है वो बरस्तूर जारी है। देख रहे हैं ये महावीर मंदिर पटना का नज़ारा है। यहाँ किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो भगवान से ये कामना करने आए हैं कि भगवान इस संकट से उन्हें उबारे। जो महिलाएं हैं इनसे जानते हैं, ये बताइए लगातार भूकंप आ रहा है, भगवान से क्या मुराद मांग रही है? सभी का हम कामना करते हैं कि सभी लोग सकुशल रहें, सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे लोग अच्छे से रहे, हम लोग भी अच्छे रहे, भूकंप का कोई ये नहीं हो। डर है मन में लगा हुआ अभी भी? डर तो है। इसलिए भगवान, हाँ, डर है इसलिए भगवान के पास आई हैं, दुआ मांगने आई हैं, ये कामना करने आई हैं ये लोग। तमाम जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं कितनी लंबी तादाद। हालांकि ये कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार भगवान महावीर का दिन होता है और उस दिन जो श्रद्धालुओं का जो तादाद है वो महावीर मंदिर में देखने को मिलता है। लेकिन आज देख सकते हैं दिन सोमवार है, बावजूद जिस तरह से लगातार भूकंप जो आया है उसको लेकर के जो लोग भयभीत हैं और यही वजह है कि इतनी लंबी कतार जो है वो पटना के महावीर मंदिर में देखने को मिल रही है। भगवान से कामना हम भी करते हैं कि भगवान इस त्रासदी से लोगों को उबारे और जो भूकंप के झटके जो आ रहे हैं उससे ख़त्म करें। कैमरा पर्सन महीप राज के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आस्था रखें पर अफवाहों से बचें, और जहां तक अफवाहों की बात है, चुनाव नजदीक है, वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज जीने में इतना ही, नमस्कार।